दोस्तों, क्लासरूम में आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है परिसीमन आयोग, आर्टिकल 82। क्या परिसीमन आर्टिकल 82 परिसीमन आयोग से संबंधित है या आर्टिकल 82 में ही परिसीमन आयोग का उल्लेख है, इस बात को हम समझने की आज कोशिश करेंगे। आर्टिकल 82 में लिखा हुआ है कि संसद प्रत्येक 10 वर्ष बाद होने वाली जनगणना के पश्चात परिसीमन अधिनियम या एक्ट पारित करेगी और इस परिसीमन अधिनियम के आधार पर राष्ट्रपति अधिसूचना जारी करके परिसीमन आयोग का गठन करेगा। तो परिसीमन आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, जो कि एक्ट पारित करता है संसद। कौन करती है? संसद। और इसका उल्लेख है आर्टिकल 82 में। एक्ट का उल्लेख है, एक्ट की बात की गई है आर्टिकल 82 में कि संसद ऐसा एक्ट बनाएगी, परिसीमन आयोग अधिनियम पारित करेगी, परिसीमन अधिनियम, और उस आधार पर राष्ट्रपति अधिसूचना जारी करके परिसीमन आयोग का गठन करेगा। तो मूल रूप से 82 के अंदर परिसीमन अधिनियम का उल्लेख है, जबकि परिसीमन आयोग का गठन उस अधिनियम के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा जारी अधिसूचना के आधार पर किया जाता है। तो अगर कहीं पूछे क्या परिसीमन आयोग एक संवैधानिक निकाय है या वैधानिक, तो आपका उत्तर होगा ये एक वैधानिक निकाय है, ना कि संवैधानिक, क्योंकि परिसीमन आयोग का गठन संसद द्वारा पारित अधिनियम के आधार पर होता है या कानून के आधार पर होता है। तो ये कंफ्यूज नहीं होना है, परिसीमन आयोग एक संवैधानिक निकाय नहीं है, एक वैधानिक निकाय है। फिर बात करते हैं आर्टिकल 3 to 9। आर्टिकल 3 to 9 कहता है कि परिसीमन आयोग द्वारा जारी आदेशों को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। इस प्रकार परिसीमन आयोग द्वारा किए जाने वाले कार्यों या जारी आदेशों को सर्वोच्च न्यायालय के अगेंस्ट में आर्टिकल 3 to 9 सुरक्षा प्रदान करता है। अगर परीक्षा में पूछे जाएं दोनों ही आर्टिकल, तो दोनों ही आर्टिकल परिसीमन आयोग से संबंधित रखते हैं, आर्टिकल 82 और आर्टिकल 3 to 9। फिर बात करते हैं संरचना की। तो परिसीमन आयोग में एक अध्यक्ष होता है, जो कि सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का पूर्व न्यायाधीश होता है, पूर्व न्यायाधीश होता है। इसके सिवा चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसके पदेन सदस्य होते हैं। मुख्य निर्वाचन आयोग, भारत के मुख्य निर्वाचन आयोग इनके पदेन सदस्य होते हैं, या फिर भारतीय निर्वाचन आयोग के अन्य आयुक्त, अगर ये नहीं है तो अन्य आयुक्त इसके सदस्य होंगे। फिर राज्य के निर्वाचन आयुक्त, ये पदेन सदस्य, अध्यक्ष, और अब बात करेंगे सहयोगी सदस्य। सहयोगी सदस्य होते हैं 10, 5 MP और 5 MLA विधायक और सांसद, लोकसभा के सांसद, 5 MP और 5 विधायक। तो ये संरचना सहयोगी, पदेन और अध्यक्ष। फिर बात करेंगे परिसीमन आयोग के कार्य, राजनीतिक सीमाएं। परिसीमन आयोग हमारे देश के लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण करता है या इनमें परिवर्तन करता है, इनका निर्धारण करता है। जैसा कि हमें पता है कि प्रत्येक 10 वर्ष बाद होने वाली जनगणना के पश्चात परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है। तो हो सकता है कि प्रत्येक 10 वर्ष बाद किसी विधानसभा या लोकसभा क्षेत्र की जनसंख्या अन्य लोकसभा या विधानसभा क्षेत्र की जनसंख्या की तुलना में बढ़ जाए, तो ये विसंगति पैदा हो सकती है। इस विसंगति को दूर करने के लिए इनकी सीमाओं में परिवर्तन किया जाता है, ताकि इस जनसंख्या को समान रखा जाता है। तो ऐसा क्यों किया जाता है कि जनसंख्या समान रखी जाती है? अलग अलग हो तो क्या दिक्कत है? हमारे देश में प्रादेशिक प्रतिनिधित्व को अपनाया गया है और उसके अंदर प्रत्येक प्रतिनिधि समान जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने वाला होना चाहिए। एक MP उतनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करना चाहिए जितना कोई अन्य MP प्रतिनिधित्व करता है जनसंख्या का। तो ये समानता होनी चाहिए प्रतिनिधित्व की, समान प्रतिनिधित्व। इसलिए परिसीमन आयोग द्वारा ये व्यवस्था की जाती है कि अधिकतम जो ये समानता स्थापित की जाए। अगर ऐसा नहीं हो तो विसंगति पैदा हो सकती है। इसी विसंगति को कौन दूर करता है? परिसीमन आयोग। अगर किसी विधानसभा क्षेत्र के जनसंख्या अगर बढ़ गई है
और किसी की कम हो गई है तो परिसीमन आयोग उसमें से किसी क्षेत्र को हटाकर, अधिक जनसंख्या वाले किसी क्षेत्र को हटाकर कम जनसंख्या वाले क्षेत्र में मिला देगा, और इस प्रकार ये समानता स्थापित करने की कोशिश करता है परिसीमन आयोग। फिर बात करेंगे लोकसभा और विधानसभा सीटों की संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है। कुल सीटों में, लोकसभा की कुल सीटों में परिवर्तन किया जा सकता है, और प्रत्येक राज्य से चुने जाने वाले लोकसभा सांसदों की संख्या में भी परिवर्तन हो सकता है। हमारे संविधान में उल्लेख है कि प्रत्येक राज्य को उसकी जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए लोकसभा में, जनसंख्या के अनुपात में लोकसभा में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, यानी जो लोकसभा के सांसद होंगे वो उसकी जनसंख्या के अनुपात में होने चाहिए। अगर ऐसा हमेशा हो तो क्या होगा, तो जिन राज्यों की जनसंख्या अधिक है उनसे अधिक लोकसभा सांसद चुन के आएंगे, और सरकार बनाने में उन राज्यों की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और जिन राज्यों की जनसंख्या कम है उनकी इंपॉर्टेंस कम हो जाएगी। इस प्रकार एक विसंगति पैदा हो जाएगी हमारे लोकतंत्र में, जहाँ कुछ राज्य अगर जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम का पालन अगर करेंगे तो वो पीछे रह जाएंगे, और अगर कोई पालन नहीं कर रहे हैं तो वो फिर भी अच्छी स्थिति में रहेंगे। तो इस प्रकार अच्छा कार्य करने के बावजूद भी कुछ राज्य पीछे रह सकते हैं, ऐसी विसंगति पैदा हो सकती है। और ऐसे ही विवाद पैदा हुआ था 80 के दशक में, 1976 के आसपास। तो इसी विसंगति को दूर करने के लिए 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में ये निर्णय लिया गया कि 2001 तक जब जनगणना होगी, सेंसस होगा, तब तक किसी प्रकार का परिसीमन नहीं किया जाएगा, और लोकसभा क्षेत्रों की जो सीटों की संख्या है वह उतनी रहेगी जितनी 1976 में है, और 1976 की जनसंख्या ही आधार वर्ष होगी। ये व्यवस्था कर दी गई 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। उसके बाद न्यायाधीश कुलदीप की अध्यक्षता में 2000 के बाद में 2002 में परिसीमन आयोग का गठन किया गया। परिसीमन किया गया इस आयोग के द्वारा, और फिर वापस 84वें संविधान संशोधन, ध्यान रखें 42वां 84वां, 2002 के द्वारा इस स्थिति को वापस निर्धारित कर दिया गया 2026 तक, यानी 2026 तक लोकसभा की सीटों की संख्या में परिवर्तन नहीं किया जाएगा। ऐसी स्थिति स्थापित कर दी गई इन दोनों ही संविधान संशोधन के द्वारा। 42वां और 84वां संविधान संशोधन आपको ध्यान रखना है। बाद में तीसरा है आरक्षित सीटें। SC ST के लिए जो सीटें आरक्षित है अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए, इनमें भी परिवर्तन हो सकता है। वर्तमान में अनुसूचित जाति के लिए 84 और अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीटों को रिजर्व किया गया है लोकसभा में। जब देश हमारा आज़ाद हुआ, उसके बाद जब संविधान लागू हुआ 1950 में, तो उसके पश्चात प्रत्येक 10 वर्ष के लिए व्यवस्था, उसके पश्चात पहली बार 10 वर्ष के लिए व्यवस्था की गई, लेकिन बाद में प्रत्येक 10 वर्ष बाद इसको 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया सीटों के आरक्षण को लोकसभा में। फिर बात करेंगे जो अभी तक परिसीमन आयोग गठित हुए हैं उनकी, जो 4 आयोग गठित हुए हैं उनकी हम बात करेंगे, कौन कौन से वर्ष में इनका गठन हुआ। तो इसके मुख्य तथ्य हम देखेंगे। आयोग अभी तक गठित, तो हमें पता है कि पहले एक्ट की बात की गई है, और उस एक्ट के बाद में परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है। तो सबसे पहले 1952 1951 में जनगणना हुई, 1952 में एक्ट बना, और 1952 में ही क्या बन गया, आयोग, प्रथम आयोग। कब हुआ गठन, तो ध्यान रखना है आपको, 1952 में ही। उसके बाद 1962 में 1961 की जनगणना हुई, 1962 में एक्ट बना, और आयोग का गठन हुआ 1963 में आयोग। फिर 1971 की जनगणना हुई, और 1972 में एक्ट बना, और 1973 में आयोग बना। 1973 में हम जानते हैं 1976 में 42वां संविधान संशोधन हो गया। यहाँ पर
और फिर किसी प्रकार का परिसीमन नहीं किया गया 1981 की जनगणना के बाद में और 1991 की जनगणना के बाद में। दोनों वर्ष में ध्यान रखना, इन दोनों ही वर्षों की जनगणना के बाद परिसीमन आयोग का गठन नहीं किया गया, क्योंकि तब 42 संविधान संशोधन द्वारा ये व्यवस्था कर दी गई थी 1976 में। तो 1981 की जनगणना और 91 जनगणना के बाद परिसीमन आयोग का गठन नहीं हुआ। फिर हुआ 2002 में। 2002 में ही एक्ट पारित हुआ और 2002 में ही आयोग की स्थापना हुई। तो ये डिफरेंस ध्यान रखना है, जो 2002 और 1952 का जो एक्ट और आयोग है वो एक ही वर्ष बने, जबकि 1962 और 1972 के एक्ट और अधिनियम में एक वर्ष का डिफरेंस है। तो इसमें कन्फ्यूजन होना, कहीं परीक्षा में आ जाए तो आपको ध्यान रखना है। फिर बात करेंगे हम 2019 की। 2019 में रंजना प्रसाद देसाई महिला हैं, ये सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश, पूर्व न्यायाधीश, इनकी अध्यक्षता में परिसीमन आयोग का गठन किया गया। जम्मू कश्मीर, आपको पता ही है जम्मू कश्मीर के बारे में, और फिर 4 राज्य, नॉर्थ ईस्ट के 4 राज्य, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर, इनके परिसीमन के लिए, ये 4 राज्य और जम्मू कश्मीर के परिसीमन के लिए रंजना प्रसाद देसाई की अध्यक्षता में परिसीमन आयोग का गठन किया गया। लेकिन जो ये आयोग का गठन किया गया, ये 2002 का जो अधिनियम था, परिसीमन आयोग अधिनियम, हमें पता है अधिनियम के बाद ही आयोग का गठन किया जाता है, तो 2002 का जो अधिनियम था उसके आधार पर ही इस परिसीमन आयोग का गठन किया गया। और पिछले वर्ष जब इसका गठन किया गया था परिसीमन आयोग का रंजना प्रसाद देसाई की अध्यक्षता में, तो इससे संबंधित विवाद पैदा हुए थे और इसको अवैधानिक कहा गया था। इसको अवैधानिक कहा गया। क्यों कहा गया अवैधानिक? क्योंकि आपको ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी, एग्जाम में पूछा जा सकता है। 2008 में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 में संशोधन हुआ और उसके द्वारा ये निर्धारित किया गया, व्यवस्था की गई कि चुनाव आयोग ही इसके पश्चात परिसीमन का कार्य करेगा। इसलिए पिछले वर्ष जब इस आयोग का गठन किया गया तो इसे अवैधानिक कहा गया। तो ये है हमारे परिसीमन आयोग से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य और बनने वाले सवाल। आपको इनमें जो भी कन्फ्यूजन है उसको ध्यान रखना है, कहाँ का कन्फ्यूजन हो सकता है। अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उनका जवाब दूंगा। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।